मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, क्या होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण? मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न होना, ठीक है, विद्युत धारा का उत्पन्न होना, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं ऑरस्टेड ने बताया था 1820 में कि जब भी किसी चालक में धारा पारित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोई चालक तार है, धारा पारित करेंगे तो चारों तरफ उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने कहा धारा पारित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसी आधार पे माइकल फेराडे साइंटिस्ट ने सोचा कि जिस प्रकार से हम धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो कोई ना कोई तरीका ऐसा भी होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से भी विद्युत धारा प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसके पास कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो फाइनली उसने सोच लिया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम यहाँ पे धारा प्राप्त कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फाइनली उसने सोच लिया। ठीक है, तो बच्चों एक शाम वो अपने लैब के अंदर बैठा था, उसने कहा कि चलो आज के बाद प्रैक्टिकल करना ही नहीं, ज़बरदस्ती अपन ने साल भर खराब कर दिया, 2 साल खराब कर दिए, इसका रिजल्ट तो आया नहीं। उसके हाथ में मैग्नेट थी, उसने उठा के फेंक दी कि आज के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। और जो बाई चांस वो मैग्नेट क्या थी, किसी कुंडली के अंदर से होकर दूसरी तरफ गिरी, एक वर्ताकार, ठीक है, एक सर्कुलर कुंडली थी बच्चों, सर्कुलर कॉइल थी, वर्ताकार कुंडली थी, उसके अंदर से होती दूसरी तरफ गिरी। तो अचानक से उस कुंडली के अंदर जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, उस गैल्वेनोमीटर में उसको विक्षेप प्राप्त हुआ। और आप जानते हो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कौन देता है? धारा। ठीक है, इसका मतलब उस कुंडली में जरूर कोई धारा प्राप्त हुई। तो अचानक उसका ध्यान गया कि अरे क्या हुआ, मैंने चुंबक फेंकी, कुंडली की तरफ से जा रही है और अंदर में चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब उसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया, धारा पारित हुई। तो खुश हो गया। तो उसने कहा जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है मेरे चुंबक को फेंकने से। उसने दोबारा उठाई, चुंबक फेंकी, फिर दोबारा विक्षेप मिला। फिर उसने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है, फिर चुंबक को पास लेके आया, विक्षेप मिला, दूर ले गया तो विक्षेप मिला, फिर चुंबक को पास में रखा, कोई विक्षेप नहीं आया। तो उसने देखा कि यहाँ पे जब हम चुंबक को पास लेके जाते हैं, या चुंबक वही है, कुंडली को पास लेके आते हैं, तो हमने देखा कि उसमें क्या प्राप्त हुआ? विक्षेप। तो उसने फाइनली ये रिजल्ट निकाला कि जब भी कभी कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति मतलब पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, मतलब उनके बीच की दूरी में लगातार परिवर्तन होता है, तो उस कारण से ही यहाँ पे इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमआई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों इसी पे अब लगभग समझ चुका था वो कि जरूर यहाँ पे कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति से जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चों विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। तो उसने आगे इसके और एक्सपेरिमेंट किए। फाइनली उसने इसके फिर नियम दिए, जिसे हम बोलते हैं फेराडे के नियम, पढ़ेंगे आगे। तो उसने कुल मिला के फाइनली ये बताया कि जब कुंडली को हम पास लेके जाते हैं, ठीक है, या चुंबक को पास लेके जाते हैं, तो जब इसको पास लेके जाएंगे तो कुंडली के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। और दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी। तो इस चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण ही यहाँ पे कुंडली में ईएमआई की घटना घटित होती है। इसने आगे अपने नियमों में समझाया था। ठीक है, तो वो चीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों से पहले अपन देखें फादर ऑफ ईएमआई। ठीक है, मतलब यहाँ पे विद्युत मतलब यहाँ पे ईएमआई का जनक है कौन है बच्चों? ईएमआई का जनक, मतलब फादर ऑफ ईएमआई की अपन बात करें तो फादर ऑफ ईएमआई कौन है बच्चों? माइकल फेराडे, फादर ऑफ ईएमआई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था बच्चों? जैसे इस प्रकार से कुंडली रखी है, तो कुंडली रखी है, चुंबक है, इस चुंबक को हम लगातार इसके पास लेके जाएं, जैसे मूव करा रहे हैं इसके, तो यहाँ से इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि दिख रहा है हमें कि देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये मान लो कितनी बल रेखाएं दिखा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बल रेखाएं दिखा रही है। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जैसे पास लेके आएंगे 4 से 6 गुजरेंगी, 6 से 8, 8 से 10, इस प्रकार से लगातार वृद्धि होगी। और दूर ले आएंगे तो बल रेखाओं में कमी होगी, मतलब फ्लक्स में कमी होगी। तो इस कारण से ही ईएमआई घटना घटित होती है। तो उसने हम यहाँ पे फाइनली अपन क्या समझ गए, निकल गए कि जब भी कभी सोचो, जब भी कभी कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है,
तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स मतलब बल रेखाओं में, चुंबकीय बल रेखाओं की बात है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण लगातार परिवर्तन होने के कारण कुंडली में विद्युत धारा व विद्युत वाहक बल स्मॉल ई, धारा आई और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं। इस घटना को EMI कहते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात पहले पड़ी। इस पर बच्चों अपन समझते हैं EMI के बारे में। माइकल फैराडे ने ये चीज बताई कि जब भी कभी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो ये बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं में। इस कारण से इसमें विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उसको पता चल गया था। अब तो यहाँ पे इसके फैराडे ने नियम क्या दिए थे, इन नियमों के कारण, मतलब ये नियम क्या दिए थे, वो नियम क्या है उसको अपन बाद में समझेंगे। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर पूरा खेल ही फ्लक्स का है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन, पहले समझे से फ्लक्स होता क्या है। तो पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर फैराडे के नियम को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स, तो देखिए चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। चुंबकीय फ्लक्स फाई, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स इसको अपन फाई से शो करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का फाई क्या होता है, देखिए किसी भी जैसे बिल्कुल वैसे ही अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में। क्या होता है बच्चों, विद्युत फ्लक्स किसी भी फ्रेम या किसी कुंडली से या किसी लूप से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स होती है। ऐसे ही गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स को बताती है, ठीक है। कहाँ से हम कह सकते हैं किसी कुंडली लूप या फ्रेम से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फाई कहते हैं, ठीक है। किसी कुंडली या लूप या फ्रेम से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फाई कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किस प्रकार से बच्चों, देखो डायग्राम के अनुसार अपन देखें इस प्रकार से, जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पे ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र मान लो। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप रखा हुआ है, ये बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर में कोई इस प्रकार से एक लूप रखा हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से ये बच्चों कोई लूप रखा हुआ है, इस तरह से लूप है, ठीक है। ये लूप है बच्चों, इस पे कोई अपन ने स्मॉल एरिया ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये लूप है, तो यहाँ बच्चों इसका एरिया वेक्टर कहाँ है बच्चों, इस तरफ आएगा। इसका एरिया वेक्टर अपन जानते हैं सतह के लंबवत होता है, एरिया वेक्टर DA वेक्टर। ये छोटा सा L5 लिया जो कि यहाँ से किस एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पर। थीटा क्या बच्चों, एरिया वेक्टर व B वेक्टर के मध्य एंगल। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अगर अपन घटक करें, बिल्कुल वैसे समझ रहे हैं जैसे अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। इसके घटक करें, एक घटक इस तरफ, एक घटक इस तरफ। तो ये दो घटक कर दिए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो देखो यहाँ पे ये जो घटक आया इसकी इस दिशा में
ये जो मान आएगा इस घटक का क्या आएगा, देखिए ये ए वेक्टर इसका इधर घटक करेंगे इस दिशा में तो क्या आएगा कॉस थीटा, तो आएगा डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे इस दिशा में घटक करेंगे इसका तो ये ऊपर की ओर बनेगा, ये कितना आएगा, ये डी ए साइन थीटा, डी ए साइन थीटा। ये प्रकार अपन ने दिखा दिया इस प्रकार से बच्चों, कोई लूप है मान लो ये कोई लूप है इस प्रकार से, तो इस लूप के लिए अपन ने यहाँ पे मान दिखा दिए, ठीक है। बी वेक्टर में कोई लूप रखा था, इस लूप से पे अपन ने कोई एलिमेंट ले लिया बच्चों को सरफेस के रूप में, मान लो सरफेस के रूप में कोई एलिमेंट ले लिया तो एलिमेंट का एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ, ठीक है। अल्पांश का एरिया वेक्टर इधर हो गया। तब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स देखें, अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला, अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या बच्चों, अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होता है बच्चों, डी फाई का मान डी फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा। तो लंबवत घटक कौन सा है, तो हम देखें यहाँ पे जो बल रेखाएं गुजरेंगी, लंबवत बल रेखाएं किसमें गुजरेंगी, केवल इसमें से, इस वाले घटक में से लंबवत बल रेखाएं गुजरेंगी, चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा, तो ये वाला घटक लेना पड़ेगा बी इंटू डी ए कॉस थीटा, बी इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। या यूं के समाकल, ये देखो ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, कॉस थीटा किसमें आता है बच्चों, अदिश गुणनफल में, तो उसको आप चाहो इसको बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये लिखते हैं इसको अपन, अल्पांश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अगर टोटल फ्लक्स का मान निकालना है, मतलब संपूर्ण लूप से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा, या कहते हैं इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसमें देखिए, अब अगर यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र एक समरूप है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र को हम यहाँ से समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब सब जगह कांस्टेंट है, तो बी यहाँ पे आउटसाइड में आ जाएगा। और फिर दूसरा बच्चों, ये एक समतलाकार लूप है, ठीक है, समतलाकार लूप है, तो उस केस में सब जगह चाहे एलिमेंट यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, कहीं भी लें, इसी दिशा में आएगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अर्थात सब जगह एंगल थीटा भी क्या आएगा, सेम, तो हम थीटा कॉस थीटा को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें बच्चों, यदि B इक्वल टू समरूप, B इक्वल टू समरूप तथा फ्रेम इक्वल टू समतल, ठीक है, लूप इक्वल टू समतल, बच्चों लूप समतल है, तो यहाँ पे थीटा, अर्थात यहाँ बच्चों B भी कांस्टेंट है, B इक्वल टू नियत तथा थीटा इक्वल टू नियत, थीटा इक्वल टू नियत। तो बच्चों B और थीटा अगर नियत है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकालते हैं B को, तो फाई इक्वल टू क्या जाएगा, फाई इक्वल टू B भी बाहर आ गया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया डी ए, और जो डी ए का समाकलन क्या जाएगा ए, तो क्या बन जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, या कहते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये आ गया फाई का मान बी ए कॉस थीटा, ठीक है, या कहते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब तो यहाँ पे अपन दो तीन चीज़ें अपन देखें इसके अंदर, समझना बात को कह रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे ए क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान दें, ये ए हमें देखने को लग रहा है कि इस लूप का एरिया है, देखो ए ठीक है इस लूप का एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या आता है बच्चों, आधा एरिया ही, मतलब जो लूप है, आधा लूप तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है, आधा लूप चुंबकीय क्षेत्र के बाहर होता है, तो फिर हमें लूप का पूरा एरिया नहीं लेना, कितना एरिया लेना है, जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। तो यहाँ से हम देखें फर्स्ट पॉइंट ग्रुप में समझें, यहाँ क्या बच्चों, यहाँ ए इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उपस्थित लूप का एरिया, उपस्थित एरिया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उपस्थित लूप एरिया, ये चीज ध्यान रखें बच्चों। वैसे तो मैक्सिमम केस अपन पढ़ेंगे 90% केस में पूरा लूप ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती,
लेकिन कई बार आधा लूप अंदर है आधा बाहर है, तो फिर हमें आधा ही एरिया लेना पड़ेगा, पूरा एरिया नहीं लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उपस्थित लूप एरिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों, यहाँ पे जो थीटा अपन लेके चल रहे हैं, इसमें थीटा क्या चीज़ है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण। ठीक है, यहाँ बच्चों थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें एंगल सतह के साथ दिया जाता है, तो उस केस में फिर थीटा क्या आएगा। देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिया है लूप, देखो ये बच्चों फ्रेम या कोई लूप है, इस तरह से इसका एरिया वेक्टर है बच्चों, इस तरफ इसका एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर है इस दिशा में, इसका एरिया वेक्टर है। और यहाँ बच्चों चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस दिशा में, आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, ये इस दिशा में बी वेक्टर है। अब बच्चों बी वेक्टर जो है इसकी सतह के साथ, यूँ आपसे कहा है कि जो बी वेक्टर है इसकी सतह के साथ यहाँ पे इसकी सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल अल्फा है। तो यहाँ से हम देखें इस जगह इस थीटा का मान क्या होगा, थीटा मतलब ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण जो है, इस कोण का मान क्या आएगा, देखिए इस कोण का मान यह आएगा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें जो कहना चाहता हूँ आपसे मैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको यूँ कहा जाता है कि जो कुंडली का लूप का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई एंगल बना रहा है, अल्फा मान लो कहते हैं कि एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा में 30 डिग्री लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे। या यूँ कहते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल फिर कितना लेके सॉल्व करेंगे, मतलब ये एंगल थीटा है मान लो, इसको कहते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो उसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस थीटा लेकर। बात बोले पड़ी। ठीक है, उसका बच्चों फिर थर्ड पॉइंट अपन देखें। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आपको ये तो क्या लिया, लूप लिया, ये लूप लिया है, अगर लूप की जगह मान लो कोई कुंडली होती है, एन घेरों वाली कुंडली। ठीक है, यदि एन घेरों वाली कुंडली, एन घेरों वाली कुंडली दी हो, तो एन घेरों वाली कुंडली दी गई हो, तो अब यहाँ पे कुल फ्लक्स का मान क्या बच्चों, तो नेट फाई इक्वल टू, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, ये तो अभी अपन ने कहा था ये इसमें एक ही घेरा था, एक घेरा लूप में एक घेरा होता है, उस एक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ से तो फाई इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एन इंटू प्रत्येक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स, प्रत्येक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स, एन इंटू प्रत्येक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक घेरे से कितना गुजर रहा था बच्चों, ये बी है कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई बराबर, ये हो जाएगा फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, या कह देंगे एन इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एन इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हो जाएगा। अगर आपको कुंडली दे रखी है तो, कुंडली दे रखी है तो क्या करेंगे, किससे गुणा कर देंगे बच्चों, एन से गुणा कर देंगे इस मान को, मतलब एन इंटू प्रत्येक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लो क्वेश्चन आपसे कह दे कि एक कुंडली में 50 घेरे हैं, प्रत्येक घेरे से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 2 है, तो बताइए कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो 50 इंटू 2 कर दो, 100 हो जाएगा फ्लक्स का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें इसकी यूनिट अपन देखें क्या होती है। यहाँ पे जो फ्लक्स की यूनिट की अपन बात करें, देखिए एस आई यूनिट, यहाँ जो अपन फ्लक्स की बात करें यूनिट की बच्चों, एस आई जो यूनिट है इसकी, एस आई यूनिट ये तो होती है वेबर। फ्लक्स की जो एस आई यूनिट है ये क्या बच्चों, वेबर होती है, वेबर। ठीक है, और इसकी जो सी जी एस यूनिट है, सी जी एस यूनिट ये होती है मैक्सवेल। ये खैर आपको पहले समझा चुका हूँ, चुंबकीय क्षेत्र जो अपन टॉपिक पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वहाँ बताया था सी जी एस यूनिट क्या होती है बच्चों, उसकी मैक्सवेल होती है, मैक्सवेल। और संबंध क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10 पावर 8 मैक्सवेल, 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10 पावर 8 मैक्सवेल। तो ये भी खैर आपको पता होना चाहिए इसकी सी जी एस यूनिट के बारे में और एम के एस यूनिट के बारे में। एम के एस बोलो या एस आई बोलो एक ही बात है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, ये तो अपन ने इसका बेसिक चीज देख ली थियोरेटिकल फॉर्म में। चलो इस पे एक दो एग्जाम्पल अपन देखें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 अगर अपन देखें, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 चलो कुछ इस तरह रखा है कि आपसे कह रहा है कि एक एल लंबाई का तार है। ठीक है,
स्मॉल एल लंबाई के तार द्वारा, स्मॉल एल लंबाई के तार द्वारा वर्ताकार कुंडली या वर्ताकार लूप कहते हैं, वर्ताकार लूप मतलब एक घेरा, ठीक है, वर्ताकार लूप बनाकर, एल लंबाई के तार द्वारा वर्ताकार लूप बनाकर इसे समरूप बी वेक्टर में इस प्रकार रखते हैं कि इसका तल बी वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, तो चो इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है, तो गुजरने वाला फाई का मान बताना है कितना है, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइए समय एक एल लंबाई की तार है, उसको वर्ताकार रूप में मोड़कर अपन ने एक वर्ताकार लूप बना दिया, ठीक है, और उसको बी वेक्टर में इस प्रकार रखा है कि इसका तल जो है बी वेक्टर से थीटा कोण बना रहा है, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन अपन समझे, इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ग्रुप में देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, इसको अपन मोड़ के वर्त रूप बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एल बराबर क्या जाएगा, एल बराबर कितना बच्चों एन इंटू 2πr, इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया तो एल बराबर क्या हो गया, एन इंटू 2πr। तो यहाँ से अगर मैं आर का मान निकालूं तो यहाँ से आर, रेडियस कितनी आएगी इसकी, त्रिज्या आर बराबर एल अपॉन 2πn। अच्छा यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या सिंपल चलो कर दो, एल इक्वल टू कितना है 2πr है, कुंडली करते हैं तो एन इंटू 2πr, तो एल इक्वल टू आएगा 2πr, कि एक सिंगल लूप बनाया ना अपन, सिंगल लूप के रूप में मोड़ा है, तो एल बराबर क्या होगा 2πr। तो यहाँ से आर बराबर क्या जाएगा, एल अपॉन 2π, आर बराबर एल अपॉन 2π। हाँ, इसको कुंडली के रूप में मोड़ते, कई घेरों के रूप में, तो एल बराबर क्या करते हैं, एन इंटू 2πr करते। अभी तो खैर एक ही घेरा रखा अपन ने, तो एल बराबर 2πr मीन्स आर बराबर एल अपॉन 2π। तो उसका एरिया निकालें तो दिस इंप्लाइज एरिया क्या होता है, उसका एरिया ए बराबर क्या होता है बच्चों, πr² होता है, वृत्त का एरिया πr², तो पाई इसका स्क्वायर कर दें तो l² अपॉन 4π², ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये एक पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या आ गया, ये l² अपॉन 4π, l² अपॉन 4π आ गया, इसका एरिया आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस प्रकार से लूप है, ये जो लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका तल थीटा एंगल बना रहा है, मतलब इस प्रकार से कह रहा है बच्चों, इस प्रकार से ये जो वर्ताकार लूप आपने बनाया है, वर्ताकार लूप, इस प्रकार से वर्ताकार लूप है, इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बी वेक्टर आपसे कह रहा है बच्चों, ये तल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल थीटा है, तो हमें तो कौन सा एंगल चाहिए होता है, ये वाला ए और बी के बीच में, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों, हमें इस एंगल से मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य क्या बन रहा है। तो सूत्र में जो यहाँ पे हम ये रखते हैं, ये क्या होता है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण, तो यहाँ पे ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा नहीं है, कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये रख के अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब फाई का मान ज्ञात करें, फाई बराबर, नाउ फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कितना है पे l² अपॉन 4π कॉस, एंगल कितना है पे 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है बच्चों, साइन थीटा बन जाता है। तो आगे आंसर बी l² अपॉन 4π, बी l² अपॉन 4π साइन थीटा, बी l² अपॉन 4π साइन थीटा, यह आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल अपन देखें, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, यहाँ बच्चों इस प्रकार से आपको x y z अक्ष बता रखी है, देखिए अगला एग्जाम्पल है बच्चों इस प्रकार से, x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष,
एक्स वाई जेड अक्ष है। यहाँ बच्चों इसमें एक जो लूप है कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है ये, ठीक है, एक वर्गाकार लूप है, ये स्क्वायर लूप है, इस प्रकार से रखा हुआ है, वर्गाकार लूप है। मतलब कौन से तल में बच्चों, ये वाई जेड तल में ये वर्गाकार लूप है। इसकी प्रत्येक भुजा एल है, ये भुजा भी एल है, ये भुजा भी एल है, प्रत्येक भुजा एल है। तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अपन जानते हैं सतह के लंबवत होता है। इस प्रकार से इसका एरिया वेक्टर होगा इस दिशा में, इसका एरिया वेक्टर आएगा इस दिशा में। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें देखिए ए वेक्टर आ रहा है सतह के लंबवत, मतलब एक्स अक्ष की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे हमने दो चुंबकीय क्षेत्र लगा रखे हैं। एक तो चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है इस दिशा में, एक लगा रखा हमने इस दिशा में। दो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आरोपित कर रखे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। इसका मान तो B1 है, इसका मान B2 है। ये दो चुंबकीय क्षेत्र हमने इस प्रकार से लगा रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इस फ्रेम से गुजरने वाला फ्लक्स हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, ये जो वर्गाकार फ्रेम है, इस वर्गाकार फ्रेम से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। वर्गाकार फ्रेम से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, फाई का मान बताना है क्या होगा। कितना चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन रूप में अपन इसमें देखिए, इसमें यहाँ इसमें जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर किस दिशा में, एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब आई कैप के अनुदिश। तो यहाँ पे इसमें एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आई कैप। ठीक है, एल स्क्वायर आई कैप, क्योंकि भुजा स्क्वायर तो उसका परिमाण हो गया एरिया का, और दिशा किधर है, एक्स अक्ष की ओर, तो ये एल स्क्वायर आई कैप हो जाएगा मान। और फिर बात करें बी वेक्टर, नेट बी वेक्टर का मान क्या जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, नेट बी वेक्टर इक्वल टू, तो दो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहे हैं, एक तो एक्स अक्ष की ओर है मतलब B1 आई कैप, और ये B2 जे कैप, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, ये लिख दिया अपन ने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों फाई बराबर क्या होता है, देखिए फाई बराबर ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इनका करेंगे बिंदु गुणनफल, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर का मान तो रख दिया अपन ने ये B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। और तो फिर ये एरिया वेक्टर ये लिखा अपन ने एल स्क्वायर आई कैप है, एल स्क्वायर आई कैप रख देंगे। तो इनको अब यहाँ पे गुणा करें तो कितना बन जाएगा, ये इसका आई का आई के साथ डॉट, तो क्या जाएगा B1 एल स्क्वायर बन जाएगा ये, और B2 जे कैप है, इसका आई के साथ करेंगे 0, मतलब क्या जाएगा आंसर B1 एल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर फ्लक्स का मान। तो फाई बराबर कितना बच्चों, B1 एल स्क्वायर, ये आ गया क्रॉसिंग फ्लक्स फाई का मान B1 एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी बच्चों आगे ये तीन क्वेश्चन और सॉल्व करें इस पे अपन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आपसे कह रहा हूँ बच्चों इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से एक ब्लॉक है। ठीक है, ये इस प्रकार से आकृति का ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ पे इसमें ऊपर छायांकित ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई एक ए और एक बी है, ये कह रहा है कि ये पूरा ब्लॉक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का है बी टेस्ला है, जो कि धनात्मक एक्स अक्ष की ओर है और इस तरफ है। ठीक है, तो छायांकित पृष्ठ से गुजरने वाला फाई हमें ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, मतलब बच्चों आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, मतलब इस तरह से। ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में बी वेक्टर। ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर इस दिशा में। ठीक है, और तो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, धनात्मक चारों पूरा दिखा दो इस तरह से, धनात्मक एक्स दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार से पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर। अब यहाँ पे इस छायांकित क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे का एरिया वेक्टर कितना आएगा, ए इंटू बी, होगा नहीं होगा, एरिया वेक्टर ए इंटू बी। ठीक है, इसका अगर अपन देखें यहाँ, चलो ये यूँ समझें कि ये भुजा का मान बी है, ये वाली भुजा बी है, अगर मैं इसका इधर घटक करूँ इस दिशा में, मतलब ये आपको छायांकित एरिया दिख रहा है, इस छायांकित एरिया का अगर अपन ये घटक करें इस तरह से, तो चलो वाला घटक क्या कर, देखिए समझना बात को, क्या कहना चाहता हूँ मैं, मेरी भावनाओं को समझो। मतलब ये जो आपको छायांकित एरिया दिख रहा है, इस छायांकित एरिया में अगर अपन ये वाला भुजा का घटक करें बी का, ठीक है, ये भुजा कितनी है, बी लंबाई की है, तो लंबाई कितनी आएगी, बी कॉस 60, बी कॉस 60, इस भुजा की लंबाई कितनी आएगी, बी कॉस 60 आएगी, बी कॉस 60, ठीक है, बी कॉस 60।
तो यहाँ से देखिए इधर का जो एरिया है, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला एरिया दिख रहा है, ये इसकी एक भुजा तो ए है और एक भुजा कितनी है, बी cos 60 है। तो यहाँ पे इसमें जो फ्लक्स गुजर रहा है लंबवत रूप से, समझना बात को। सॉल्यूशन अपन थर्ड देखें, यहाँ पे देखिए यहाँ जो फाई इक्वल टू आएगा, ये अपन जानते हैं बी इंटू लंबवत एरिया होता है, लंबवत एरिया। तो बच्चों बी इंटू लंबवत एरिया, तो लंबवत एरिया जैसे अपन ने कहा था अभी डेरिवेशन किया अपन है, वहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन निकलेगी थी डी फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि लंबवत वाला एरिया कितना था, डी ए कॉस थीटा था। तो ये अपन देख रहे हैं लंबवत वाला एरिया कितना रहा यहाँ पे, बी कॉस ए इंटू बी कॉस 60। तो ए इंटू बी कॉस 60, ए इंटू बी कॉस 60, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। इसकी लंबाई तो यहाँ पे कितनी है, बी कॉस 60, चौड़ाई कितनी है ए, जो ये पीछे दिख रहा है ना एरिया, छायांकित एरिया, तो का पीछे वाला भाग, मतलब इस प्रकार से अपन देखें, ये जो पीछे वाला पोर्शन आएगा रेड वाला छायांकित भाग, अपन देखें ये रेड वाला छायांकित भाग, जो पीछे वाला जो एरिया बनेगा कितना बनेगा बच्चों, ये ए इंटू बी कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये हाफ ऑफ बी ए बी, ये इसका आंसर जाएगा। प्लस का मान हाफ ऑफ बी ए बी, ये रिजल्ट बनेगा कि पीछे वाला एरिया अपन ले लिया जहाँ से लंबवत चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है बच्चों, इस बी कॉस्टा वाले इंटू ए, बी कॉस्टा इंटू ए वाला जो एरिया है यहाँ से गुजर रहा है, तो आ जाएगा मान। ओके, चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 4। आपके बच्चों यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं पी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है, 40 नहीं 4k कैप कर लो उसको, 4k कैप, ठीक है। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर तथा q बराबर 4i प्लस j प्लस 5k कैप मीटर हो तथा ये b वेक्टर इस टेस्ला में उपस्थित है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो चलो देखो यहाँ पे i कैप j कैप के रूप में मान दे रखे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, फाई बराबर b वेक्टर डॉट a वेक्टर। चलो b वेक्टर का मान तो मैं दे दिया, लेकिन एरिया वेक्टर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जब भी किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हमें दे रखी है तो हम उसका एरिया वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, उसका सदिश गुणनफल करके, भुजाओं का सदिश गुणनफल करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन देखिए बच्चों, एरिया निकाले पहले इसका, एरिया ए वेक्टर इक्वल टू होता है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, और फिर बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं अपन, इस प्रकार से सारणिक बनाकर, ये लिखा आई कैप जे कैप और ये के कैप, ये बन गया सारणिक। रख दो मान इसमें, पहले पी वाले मान रख देंगे 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, अब क्यू वाले मान रख दें 4 1 5, 4 1 5 रख दिए मान क्यू वाले मान। अब बच्चों देखो यहाँ पे अब हमें सदिश गुणा करना है, कैसे करेंगे सदिश गुणा, तो बच्चों पहले लिखा मैंने यहाँ पे आई लिख के इस आई वाली स्तंभ और आई वाली पंक्ति को छुपा लिया, तो क्या बचे 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 5 को माइनस 3 से गुणा करें, पहले कितना आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 दिया 15 माइनस का 15, फिर माइनस हम खुद से लगाते हैं, फिर अब इसको इससे गुणा करेंगे, 1 इंटू 4 क्या आएगा 4, ये रख दो, ठीक है। फिर अब क्या जे के साथ ये लिखें, जे इसके साथ माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, माइनस जे कैप। अब जे वाली स्तंभ और पंक्ति को छुपा लेंगे, तो ये कितना है 5 इंटू 2 10, माइनस हम खुद से लगाते हैं, 4 इंटू 4 16। फिर बच्चों के कैप को लिखते हैं प्लस के साथ, के कैप प्लस का लिखते हैं। अब बच्चों के वाले को छुपाएंगे, तो पहले 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 ही हो गया, फिर माइनस हम खुद से लगाते हैं, फिर इसको इससे गुणा किया, 4 3 12, माइनस का 12 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 12 यहाँ रखेंगे तो प्लस 12 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों, माइनस का 19 आई कैप, ये हो गया माइनस का 19 आई कैप, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 16 जे कैप, ये हो जाएगा प्लस का 14 के कैप, ठीक है। ये निकाल लिया मेरे मान, माइनस 19 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 14 के कैप, 16 क्यों 6 आएगा ना, 6 आएगा, 6 जे कैप, क्योंकि 10 माइनस 16 6 प्लस का 6 जे कैप, ये आ गया मान। क्लियर, ये तो क्या निकाल लिया, एरिया वेक्टर निकाल लिया। अब बच्चों आपका निकालना है फाई। अब अपन जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू, नाउ फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बच्चों बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है, तो बी वेक्टर आपको दे रखा है, रख दो 2i प्लस 5j प्लस 5k, ये रख दिया डॉट। अब आप तो एरिया वेक्टर ये रख दो, माइनस 19 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है, फिर 14 के कैप,
ये रख दिया अपन ने, क्लियर। अब तो यहाँ पे इसमें देखिए कैसे गुणा करते हैं, आई वाले को आई वाले से गुणा करते हैं तो क्या जाएगा माइनस का 38, फिर इसको जे को जे वाले से गुणा करेंगे 5 अंक 30 हो जाएगा, फिर इसको के को के वाले के साथ 70, तो कितना हो गया 70 और 30, 100 में से 38 माइनस कर दो कितना जाएगा तो 62 वेबर हो जाएगा, 62 वेबर ये आ जाएगा आंसर, 62 वेबर ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन हो गया इसका आंसर, ये आ गया इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब देखें फिफ्थ क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन अपन देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इस प्रकार से कह रहा है कि एक लंबा धारावाही तार है, ये लंबा धारावाही तार है, इसके यहाँ पे एक आयताकार लूप रखा हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ए और बी दिखा रखी है। तो इस लंबे तार का यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, किधर आएगा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, देखिए अंगूठा इधर रखें उंगलियां इस तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा अंदर की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस प्रकार से ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, इस धारावाही तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की ओर। तो आपसे कह रहा है इस लंबे धारावाही तार आई जो धारा आई है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण पास रखे आयताकार लूप से गुजरने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी यहाँ पे आप देखिए इस जगह सब जगह चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र घटेगा मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे समरूप नहीं है। तो क्या करें, उसके लिए पहले हमें फिर अल्पांश मान के सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे अपन ने ये अल्पांश ले, सपोज इस जगह मैंने अल्पांश लिया, इस जगह ये अल्पांश लिया, dx मोटाई का, ये मोटाई dx से, यहाँ से दूरी x है, x दूरी पे अपन ने dx मोटाई का अल्पांश ले लिया है। तो पहले इस अल्पांश से देखिए, अब देखो तो यहाँ पे ये अल्पांश का प्रत्येक अल्पांश मतलब बिल्कुल पतला सा बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से हर बिंदु की दूरी धारा इस आई से हर बिंदु की दूरी यहाँ पे अल्पांश की हर बिंदु की दूरी क्या समान आ रही है, ठीक है। इसलिए इस पूरे अल्पांश पे चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होगा समरूप। तो इसके लिए अपन सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो बच्चों पहले अल्पांश के लिए मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इसका अल्पांश से गुजरने वाला निकालें पहले डी फाई का मान, डी फाई बराबर बी इंटू डी ए। तो बच्चों बी का मान क्या बताइए, पहले बी का मान, क्योंकि हम जानते हैं लंबा धारावाही तार है, इससे x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। समझा चुका आपको बचपन में, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स याद करो, जब अपन ने यहाँ पे बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था, उसके अंदर लंबे धारावाही तार के कारण जब दोनों तरफ लंबाई अनंत होती है तो वहाँ जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स का मान, और डी एरिया। तो ये अल्पांश इसकी लंबाई कितनी है b और चौड़ाई कितनी है dx, तो एरिया क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब b इंटू डी एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई b dx कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बी डी एक्स बटे में 2 पाई एक्स से कर दिया समाकलन। अब लिमिट लगाएंगे, देखिए x, देखो इस अल्पांश को इस सिरे पर मानते हैं, इस सिरे पर तो x किसके बराबर बनता है, l के बराबर। इस अल्पांश को इस सिरे पर लेते हैं तो x का मान क्या होता है l प्लस ए। तो यहाँ पे न्यूनतम सीमा कितनी है x की l, और अधिकतम सीमा कितनी है l प्लस ए। तो यहाँ पे l से लगा दिया l प्लस ए, l से l प्लस ए तक हमें यहाँ पे समाकलन करना है। तो यहाँ पे इसमें देखिए ये म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, अंदर 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स बेस ई, लिमिट एल से एल प्लस ए है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दें, तो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ एल प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एल। अब तो लॉग ए माइनस लॉग बी रूप बन रहा है अंदर, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का मान क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ये जाएगा लॉग बेस ई एल प्लस ए अपॉन एल, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये आ गया टोटल गुजरने वाला फ्लक्स, ये आ गया मान,
तो ये बच्चों एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। वैसे इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि आगे एक दो जगह अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको पता है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना यहाँ पे पूरा फिर डेरिवेशन करके निकालना पड़ेगा मान आपको। ठीक है, तो अपन ने ये 3 क्वेश्चन और अच्छे से देख लिए इस पर। तो अपन ने पूरा पढ़ा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे अपन फेराडे के नियम, जो फेराडे ने साइंटिस्ट समझाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए। क्या थे वो नियम, वो अपन कल देखते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।